बनता था कि भई युद्ध लड़िए, तलवार से युद्ध लड़िए, बंदूकों से युद्ध लड़िए, सेनाओं से युद्ध लड़िए और युद्ध लड़ने के बाद आप सत्ता में आ जाइए। आप सत्ता में आ जाएँगे, तो फिर ऐसा शासक जो बंदूक से चुना जाएगा, ऐसा शासक जो तलवार से चुना जाएगा, ऐसा शासक जो कुश्ती के अखाड़े में चुना जाएगा, वो अच्छा शासक होगा क्या? वो देश को अच्छे से रखेगा क्या? वो देश की परवरिश अच्छे से करेगा क्या? ये बहुत सारे मूल चीज़ें हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो ताकत से आया है, उसको हटाने के लिए ताकत की ही आवश्यकता पड़ेगी और उसके बराबर ताकत नहीं होगी तो वो निरंकुश हो सकता है। निरंकुश हो सकता है तो वो जनता को अपने अधीन रखेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कवि घनानंद ने रखा और उसने जनता को कुचल कर रख दिया। अब उसको बदलने के लिए चाणक्य को रोड पर आना पड़ा और चाणक्य जब रोड पर आया तो उसने चंद्रगुप्त तैयार किया। चंद्रगुप्त से युद्ध हुआ, लाखों, हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई। बड़ा युद्ध चला, सत्ता में आंदोलन हुए, उसके बाद सत्ता सामने आई। तो सवाल यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि अगर अब हमें ऐसी सिचुएशन में सत्ता परिवर्तन करना हो, तो हमने स्वतंत्रता के बाद कहा कि जनता चुनेगी। जनता का सपोर्ट जिसके पास होगा, जनता का जिसके साथ सपोर्ट होगा, जनता जिसको चुनकर भेजेगी, वो सत्ता में बैठेगा और परमानेंटली कोई भी नहीं बैठेगा। इसी पर्व को, इसी बात को लोकतंत्र कहते हैं। यही लोकतंत्र की सीढ़ी है, यही लोकतंत्र का पैमाना है। तो इस लोकतंत्र के पैमाने में हम कैसे सर्वाइव करें और क्या हो तरीका, ये सोचने की बात है। तो फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की कि इसमें जो चुनाव की व्यवस्था होगी, एडल्ट लोग जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, वो वोट डालकर चूँकि समझदार हो चुके होंगे, हम ऐसा मानकर चलते हैं, वो वोट डालकर चुनेंगे और चुनकर सत्ता में बिठाएँगे। सत्ता में बैठेगा, वो भी निरंकुश नहीं होगा, उसके पास भी संविधान होगा और वो भी संविधान के मातहत ही काम करेगा। अब संविधान के मातहत अगर काम करेगा, तो उस संविधान के मातहत काम करने वाले को चेक कौन करेगा? तो हमने एक अलग ऑर्गन बनाई, उसको हमने जुडिशरी कहा। यानी कि अब हमारे पास 3 ऑर्गन्स हैं। पहली ऑर्गन ये है कि हम चुनकर अपने लोगों को जिनको मुझे अच्छा लगता है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज़, एरिया वाइज़ उनको हम चुनकर भेजते हैं। वो सत्ता में बैठते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा के अंदर जिसके पास मेजॉरिटी होती है, उसको हम पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए होंगे, उसको हम काम करने को देते हैं कि भई आप इसको पूरा करिए, इसको एग्ज़ीक्यूटिव कहते हैं। और इन दोनों की ही व्यवस्था में अगर अव्यवस्था हो, संविधान के अनुरूप काम ना हो रहा हो, तो हमने ये कहा कि ऐसी परिस्थिति में ये दोनों ही को चेक करने के लिए स्वतंत्र जुडिशरी है भारत में। हम उसको चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। ऐसी व्यवस्था को अब हम क्या कहें? ऐसी व्यवस्था को कैसे करें? इसके लिए हमने लोकतंत्र का पर्व बनाया। अभी हम सब जान ही रहे हैं कि 5 राज्यों में हमारे यहाँ चुनाव है और 5 राज्यों में चुनाव इस समय चल रहा है और अपने चरम पर चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में व्यवस्था कैसे हो? कौन सत्ता पर बैठे? इसकी व्यवस्था हमने इसमें करके रखी है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि कितनी मज़बूत, कितना इसको हम महत्व दें, कैसे महत्व दें और ये सत्ता कैसे बरकरार रहे, ये कैसे पूरा हो? इसके लिए हमने चुनाव की व्यवस्था कर रखी है और ये चुनाव की व्यवस्था ही लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने वो सारी व्यवस्था चुनाव आयोग बना रखा है, इलेक्शन कमीशन के अपने काम हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पहले हम हाथ से वोट डालते थे, पैसे चुनते थे, हम अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनते हैं और बहुत सारी चीज़ें। ये सब कुछ हम करते हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि हमारा रोल क्या है? क्या ये वरदान है या अभिशाप है? तो देखिए, अगर इस लोकतंत्र के पर्व में हम सबने योगदान दिया, यानी कि जिसका कर्तव्य बनता है इस लोकतंत्र के पर्व में पार्टिसिपेट करने का, जिसका कर्तव्य बनता है कि वो सत्ता को सही तरह से चुने,
जिसका कर्तव्य बनता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बिना भेदभाव के चुने, ऐसा व्यक्ति चुने जिसका अपना रोल हो, जो राष्ट्र की सेवा करे, जो राष्ट्र के विषय में सोचे, जो देश के विषय में सोचे, देश की सुरक्षा जिसका दायित्व हो, हमारी सुरक्षा दायित्व हो, हमारे अंदर जो भेदभाव ना करे, जो कोई तुष्टीकरण ना करे और प्रायोरिटी पर अपने परिवार की बजाय राष्ट्र को रखे। अपने उत्तराधिकारी को ऐसे चुने कि उत्तराधिकारी किसी मोह में ना चुना जाए। मोह में उत्तराधिकारी चुनने की बात जब मैं कहता हूं, तो अब महाभारत को याद करें। महाराज भरत ने अपने पुत्रों को नहीं चुना था। उनकी माँ ने जब कहा कि भई तुम्हारे पास अपने पुत्र हैं, उनको क्यों नहीं चुनते? तो महाराज भरत ने कहा था कि हम एक राजा पहले हैं, पिता बाद में हैं और राजा का कर्तव्य बनता है कि वो एक ऐसा उत्तराधिकारी दे, जो राष्ट्र की सुरक्षा करे, जो राष्ट्र की सुरक्षा में काम करे, जो देश को प्रायोरिटी पर रखे और जो सर्वदा योग्य हो। इसलिए मैं अपने बच्चों को इस पद के योग्य नहीं समझता कि वो यहाँ राजा बन सकते हैं, इसलिए मेरा सारथी का बेटा शांतनु, मुझे लगता है कि शांतनु सर्वदा योग्य है। इसलिए मैंने शांतनु को अपने उत्तराधिकारी चुना है। शांतनु को उत्तराधिकारी चुनने के बाद वो भीम का प्रकरण और भीम के बाद का प्रकरण, वो भीष्म का प्रकरण, भीष्म के बाद का प्रकरण सब देखा। वहां पर जैसे ही ये बात आई कि हम अपने वंशजों को ही उत्तराधिकारी में चुनेंगे, वहीं पर महाभारत हो गया। तो सीधी सी बात है कि भारत में योग्य व्यक्ति सत्ता पर बैठे, इसके लिए ही लोकतंत्र है। यदि हम अपना रोल सही से प्ले नहीं कर पाते हैं या सही से प्ले नहीं करते हैं, हम वो नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए, तो फिर ये अभिशाप है। और अगर जो करना चाहिए वो हम करते हैं, तो ये वरदान भी है। वरदान इसलिए है क्योंकि बिना युद्ध लड़े ही हम सत्ता परिवर्तन कर लेंगे, बिना युद्ध लड़े ही हम बिना मार काट के, बिना खून खराबे के हम सत्ता परिवर्तन कर लेते हैं और राष्ट्र जैसा चाहता है वैसा अपने में से चुनकर व्यक्ति भेजता है। और अगर हम वो बात भूल जाएं, यानी कि अब हम जाति व्यवस्था में चले जाएं, पारिवारिक व्यवस्था में चले जाएं, क्षेत्रीय व्यवस्था में चले जाएं और मेरा हृदय कहीं ललायत हो जाए, किसी के साथ मिल जाए, मुझे लगे नहीं मेरी जाति का व्यक्ति ही आगे आना चाहिए, मुझे लगे नहीं मेरे गांव का व्यक्ति ही आगे आना चाहिए, मुझे लगे कि मेरे परिवार का ही व्यक्ति बैठ जाए तो मेरा लाभ हो जाएगा, राष्ट्र का जो होगा वो देखा जाएगा। जब इस मानसिकता के साथ इस पर्व में भाग लेंगे तो ये अभिशाप से कम बिल्कुल नहीं है। ये भारत के लिए अभिशाप है, किसी भी देश के लिए अभिशाप है। इसलिए लोकतंत्र अगर वरदान है कि हम खून खराबा नहीं होने देते, हम सत्ता परिवर्तन कर लेते हैं, हम योग्य व्यक्ति को बिठा लेते हैं, हम राष्ट्र की सुरक्षा करने वाले को बिठा लेते हैं, हम राष्ट्र के विषय में, लोगों के विषय में, मानवता के विषय में, पेड़ पौधे, जल वायु और जानवरों के विषय में हर एक वो तत्व जो संसार में भगवान ने बनाकर हमको दिया है, उसका दोहन करने वाले को बिठाते हैं, उसका समायोजन करने वाले को बिठाते हैं, तो ये मान कर चलिए कि वो जो चुना हुआ व्यक्ति है, ये जो लोकतंत्र है, ये राष्ट्र के लिए वरदान सिद्ध होगा। लेकिन अगर ऐसा न करें तो फिर ये अभिशाप भी सिद्ध होगा। इलस्ट्रेशन आपके सामने है। जैसे एक अंग्रेज ने लिखा कि पानीपत के युद्ध में या तराइन के युद्ध में जब युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध में जो देखने वाले लोग थे उनकी संख्या ज्यादा थी लड़ने वालों से। मुट्ठी भर आक्रांता जो भारत को अपने पैरों तले रौंदना चाहते थे, अगर उनको एक एक पत्थर भी देखने वाले मार देते तो भारत गुलाम ना होता। एक एक पत्थर मार देते तो भारत गुलाम ना होता। लेकिन वो एक एक पत्थर मारने की बजाय बाहर खड़े देख रहे थे कि भाई कौन जीतेगा, लड़ रहे हैं, इन लोगों को लड़ने दीजिए।
फिर वहाँ जाति व्यवस्था में देख रहे थे कि अलग-अलग चूल्हे जल रहे हैं, अलग-अलग प्रकार के ग्रुप बने हुए हैं, अलग-अलग श्रेणियाँ बनी हुई हैं, जिसमें तालमेल की कमी है। विदेशी आक्रांता से लड़ने के लिए तालमेल नहीं है। अब चूँकि तालमेल उनमें आपस में नहीं था, तो युद्ध हारना स्वाभाविक था और युद्ध अगर हार गए तो ये मानकर चलिए कि 1000 वर्ष तक गुलाम रहा भारत। 1000 वर्ष और गुल तो सवाल यहां पर यह आता है कि जब हम स्वतंत्र हो गए, बल्कि मैं कहूं अभी हम स्वतंत्र नहीं हो पाए, हम स्वाधीन हो गए। स्वाधीन मतलब अब हमारे ऊपर सत्ता, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की सत्ता भी, महारानी की सत्ता खत्म हो गई, लेकिन अभी भी हम अपने उस तंत्र को, जो तंत्र भारत को विकसित करना था, अपने लिए विकसित करना था, वो तंत्र आज भी हम विकसित नहीं कर पाए। उस तंत्र को कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए इस समय 75वीं सालगिरह चल रही है, उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि अपना तंत्र कैसे विकसित हो, अपने कानून कैसे बने, अपने देश के कानून कैसे बने, पुराने कानूनों को हम हटाएँ और देश की परिस्थिति, देश की जो जो स्थिति है या देश का जो एंशिएंट कल्चर है या देश का जो ओरिजिनल कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे कानून बनाएँ और हम स्वतंत्रता को एन्जॉय कर सकें। अब देखिए, 5 राज्यों में इस समय चुनाव चल रहे हैं। अब इस चुनाव में बड़ी आबादी जो चुनाव लड़ रही है या चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही है या चुनाव में जिसको वोट डालना है, वो कहीं न कहीं आकर्षित है। कुछ जातीय आधार पर ये पार्टी छोड़कर वो पार्टी में जा रहे हैं, कुछ क्षेत्रीय आधार पर यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, कुछ अपने पर्सनल प्रलोभन, मेरे बच्चों को टिकट नहीं दिया, मेरे भतीजे को टिकट नहीं दिया, मेरी बेटी को टिकट नहीं दिया, इसकी वजह से इधर-उधर दौड़-भाग लगा रहे हैं। क्या सही मायने में ये लोकतंत्र है? सही मायने में लोकतंत्र तो ये होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति को चुनकर भेजें, जो मुझे लगे कि ये व्यक्ति ही मेरा बेड़ा पार कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब मुझे लगे कि व्यक्ति ही मेरा बेड़ा पार कर सकता है, तो पार्टी सिस्टम है भारत में। पार्टी सिस्टम में पहले पार्टियां चुनती हैं कि भाई हमारी तरफ से प्रत्याशी कौन होगा। फिर जो हमारी तरफ से प्रत्याशी होते हैं, उनको उनको हम मैदान पर उतारते हैं सभी पार्टियां और उस पर वोट पड़ता है। उस पर वोट डालकर हम अपना चुनते हैं, व्यक्ति चुनते हैं और सत्ता में भेजते हैं। अब इस सिस्टम में अभी मुझे लगता है कि इस सिस्टम में पूरा लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि पार्टियां जो उसके सदस्य होते हैं, वो सदस्य अपना कैंडिडेट नहीं चुन पाते। पार्टी का जो नेतृत्व है वो कैंडिडेट चुनता है। जबकि होना ये चाहिए कि जिस पार्टी की विचारधारा को पसंद करने वाले लोग हैं, उसके जो सदस्य हैं, वो सदस्य पहले चुने। जैसे यूएस में पार्टी के अंदर इलेक्शन होता है, कैंडिडेट चुना जाता है, फिर ब्रॉड इलेक्शन होता है। तो हमारे यहाँ लेकिन ये व्यवस्था अभी लागू नहीं हो पाई। इस व्यवस्था को लागू जिस दिन हम कर लेंगे, उस दिन हम ये मानकर चलेंगे कि भारत में पूरा लोकतंत्र है। अब इस चुनाव में भी भाई मेरी पार्टी, जिस पार्टी को भी मैं पसंद करता हूं, उस पार्टी का कोई कैंडिडेट चुन गया, वो कैंडिडेट मुझे पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आया? क्योंकि मेरे विचार उससे नहीं मिलते। और वो कैंडिडेट जो चुना गया था, वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चुना गया था, क्योंकि उसको किसी संगठन के नेतृत्व ने चुन लिया था और कहा था मेरा ये पहलवान होगा, मेरी तरफ से ये अखाड़े में जाएगा, ये युद्ध लड़ेगा। अब मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मेरा विचार तो उस पार्टी से मिलता है। मैं चाहता तो हूं कि वो फला पार्टी मेरी विचारधारा की है, इसलिए वो पार्टी सत्ता में आए। लेकिन जो प्रत्याशी जिनके थ्रू वो युद्ध है, वो प्रत्याशी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ये विचार कर लेता हूं कि मैं इसमें भाग नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी दूसरी पार्टियों से विचार नहीं मिलता और जिस पार्टी का मेरे को विचार मिलता है, उस पार्टी का कैंडिडेट मुझे पसंद नहीं आता। मैं ये तब की बात कर रहा हूं जब हम भाई भतीजावाद छोड़ देंगे। हम तब की बात कर रहे हैं जब हम क्षेत्रवाद छोड़ देंगे। हम ये तब की बात कर रहे हैं जब हम ये प्रलोभन, लोभन या किसी की तरफ आकर्षण छोड़ देंगे। हम तब की बात कर रहे हैं। तब भी अब जो जो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट मुझे पसंद नहीं आया और कैंडिडेट चूंकि मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा। मैं उसमें भाग नहीं लूंगा, मैं दूर से देखूंगा, जीत जाएगा भैया अच्छा है, नहीं एक सीट हार जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है।
अब एक सीट हार जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये विचार जिस दिन हम करेंगे कि एक सीट हार जाएँगे, तो एक-एक सीट अगर उसकी अपनी विचारधारा की पार्टी की हारते चले गए, तो फिर वो विचारधारा नित्य ना वो विचारधारा सत्ता से बाहर हो जाएगी, सत्ता में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, सत्ता में नहीं आ पाएगी। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर जहां पर मैंने कहा ना कि जो जो चूक हो रही है वो ये हो रही है कि पार्टियों के द्वारा भी कैंडिडेट का चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हो रहा, इसलिए लोकतंत्र पूर्ण रूप से जो जिसको चलना चाहिए था, जो तरीके पर आने चाहिए थे, जो लोकतंत्र की खूबियां हैं, जो लोकतंत्र वरदान है, वो वरदान पूरा नहीं हो पा रहा है, जबकि हमारा काम है कि हम उस वरदान को पूरा करें। नहीं हो पा रहा। क्या परिणाम है? क्या कर सकते हैं? खैर, वो प्रणाली आगे आएगी। मैं कहता हूँ चुनाव के जो रिफ़ॉर्म्स होंगे, जो इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स हैं, समय चूँकि 75 वर्ष बीत चुके हैं, समय अभी आ रहा है, तो हम उसमें रिफ़ॉर्म में पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करके उसको रिफ़ॉर्म लाने की कोशिश करेंगे और जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम अपना कैंडिडेट भी चुन पाएँगे कि किस पार्टी जिस पार्टी से मेरी विचारधारा मिलती है, उस पार्टी का कैंडिडेट मैं चुन लूँ और मेरे द्वारा जो पार्टी के सदस्य हैं, उनके द्वारा चुने गए कैंडिडेट को मैदान पर उतारा जाए, वो उसमें अभी समय है। मुझे लगता है कि वो जल्दी लेकिन आएगा। किंतु विचारधारा की सरकार बने, विचारधारा राष्ट्र का निर्माण करे, विचारधारा से देश बचे और विचारधारा राष्ट्र निर्माण में भागीदार हो, मेरा कोई रोल हो, उसके लिए ये निश्चित करना पड़ेगा कि मेरी आगे आने वाली पीढ़ियां कहीं ये ना कहें कि पानीपत का युद्ध चल रहा था, तराइन का युद्ध चल रहा था और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे बाबाजी, मेरे पूर्वज बाहर से बैठे युद्ध देख रहे थे और ये देख रहे थे कि मेरा कोई रोल नहीं है, जो हो रहा है सो होने दो, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। मैंने पहले भी 4 रोटी खानी थी, मैंने आज भी 4 रोटी खानी है। बहुत ज़्यादा होगा तो 4 से 3 हो जाएँगी, 3 से 2 हो जाएँगी, लेकिन जी तो रहेंगे भैया, करते रहेंगे। ये विचार ही सबसे बड़ा दुःख का कारण है, गुलामी का कारण है, परतंत्रता का कारण है, स्वतंत्रता को कहीं न कहीं नुकसान देने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र के पर्व में अगर हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र वरदान है, तो ये हमको तय करना पड़ेगा कि इस लोकतंत्र का जो माध्यम है, तलवारें तो नहीं चल रही, युद्ध तो नहीं हो रहा, खून-खराबा तो नहीं हो रहा, लोग तो नहीं मर रहे, लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी है, जो प्रकार है, जो तरीका है, उस तरीके में इस लोकतंत्र में हम भी भागीदार बनें।